वो कहानी आज भी मेरे जहन में ताज़ा है, क्योंकि उस कहानी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और वो एक चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन वो कहानी सुनाऊं उससे पहले आज की कहानी जो दिल को कचोटने वाली है। 10 नवंबर, अभी कुछ दिन पहले की बात है। आपको याद होगा उस दिन बिहार में भी रिज़ल्ट आना था और बिहार का रिज़ल्ट काफ़ी उथल पुथल वाला, शुरू से लेकर रात तक घूमता रहा, इधर से उधर जाता रहा। उसी दिन इंडिया के और कई स्टेट में बाईपोल का भी रिज़ल्ट आना था, जो अलग अलग उपचुनाव हुए थे, जिसमें यूपी में था, एमपी में, गुजरात में। ऐसे ही 28 सीटों पे 28 सीट पे बाई इलेक्शन जो है वो एमपी में हुआ था। और ये 28 सीट पे जो चुनाव था ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, इसलिए कि वहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की सीटों की संख्या है, तो उसमें ये 28 सीटें किसी भी सरकार की इधर से उधर कर सकती थी। तो हर एक की नज़र इस पे नतीजे पर थी। 10 नवंबर को काउंटिंग शुरू होती है। सारे सरकारी अमले, जो सरकारी अफसर, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। चूँकि 28 सीट का मामला था, तो अलग अलग पोलिंग सेंटर पे, काउंटिंग सेंटर पे बल्कि अफसर मौजूद थे, सुरक्षा से लेके बाकी चीज़ों की निगरानी कर रहे थे। ऐसे ही 2 पुलिस अफसर थे जिनकी ड्यूटी ग्वालियर में थी। ग्वालियर में काउंटिंग सेंटर था और वहाँ पे इन दोनों अफसरों की ड्यूटी लगाई गई थी। ये दोनों एमपी पुलिस के अफसर थे और दोनों डीएसपी थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनमें से एक का नाम रत्नेश सिंह तोमर और दूसरे थे विजय सिंह भदौरिया। रत्नेश सिंह तोमर और विजय सिंह भदौरिया दोनों एमपी पुलिस में। 1999 में रत्नेश ने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था और उसके बाद तरक्की पाते हुए करीब 21 साल हो गए। सब इंस्पेक्टर के तौर पे वो बहाल हुए थे, अब डीएसपी बन चुके थे। ग्वालियर में काउंटिंग सेंटर पे अपनी ड्यूटी पूरी ख़त्म करने के बाद शाम तक चूँकि सारे नतीजे आ चुके थे वहाँ पर और रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया, तो सभी अफसरों के काम ख़त्म हो गए। अब सभी अफसर वहाँ से अपनी अपनी रवानगी के लिए तैयार हो जाते हैं और घरों के लिए निकल जाते हैं। डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और उनके साथी डीएसपी विजय सिंह भदौरिया दोनों भी अपना काम खत्म करने के बाद शाम को ग्वालियर से निकलते हैं और अपने घर की तरफ कूच करते हैं। दोनों सरकारी गाड़ी में थे, एक साथ बैठे हुए थे। जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलने के बाद झांसी रोड की तरफ से गुजरते हैं, क्योंकि रास्ता वही था। रात का वक्त, गाड़ी की रफ्तार तेज़ नहीं थी। झांसी रोड से अब दोनों गुजर रहे हैं। जब ये गुजरते हैं तो अचानक इनकी नज़र पड़ती है झांसी रोड पे सड़क किनारे फुटपाथ पर एक शख्स बैठा हुआ है और कुछ इस अंदाज में बैठा हुआ है कि उसको देखते ही लग जाता है, कोई भी देख के उसको ये एहसास कर लेगा कि इस शख्स को ठंड लग रही है, क्योंकि वो बैठा हुआ है और ठिठुर रहा है। 10 नवंबर रात का वक्त, ठंड का मौसम वैसे ही शुरू हो चुका है और वो शख्स एक नॉर्मल कपड़ा पहने हुआ, सिर्फ शर्ट और पैंट, खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर रात के करीब 8, साढ़े 8 का वक्त और ठंड से ठिठुर रहा है। क्योंकि वहाँ पे रोशनी थी फुटपाथ पे, इसलिए वो साफ ठिठुरते हुए दिखाई दे रहा था। अचानक दोनों डीएसपी अपनी गाड़ी रोक लेते हैं जब उनकी नज़र उस शख्स पे पड़ती है। दाढ़ी बढ़ी हुई, बेहाल, फटेहाल, और देख के ही पहली नज़र में ऐसा लगता है कि कोई भिखारी है, क्योंकि उसका हुलिया यही इशारा कर रहा था। बट जिस हाल में वो ठिठुर रहा था, उसको देखकर इन दोनों पुलिस अफसरों के दिल में दया आ गई। उन्हें लगा कि ये शख्स पूरी रात शायद यूं ही बैठा रहेगा, पता नहीं क्या है, कैसे है, खाना भी खाया कि नहीं खाया, ठंड लग रही है, इसकी मदद करनी चाहिए। दोनों गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और उस भिखारी के करीब जाते हैं। चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ, बाल बेतरतीब बढ़े हुए, दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई, कपड़े गंदे, फटे, और उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन, और वो लगातार ठिठुर रहा है। डीएसपी रत्नेश अपना जैकेट निकालते हैं और उस भिखारी को दे देते हैं, कहते हुए कि इसको पहन लो, ठंड नहीं लगेगी। नंगे पैर था वो शख्स। रात का वक्त, ठंड का मौसम, फर्श और सड़क भी ठंडी, पथरीली सड़क ज़्यादा ठंडी होती है। तो दूसरे जो भदौरिया साहब थे, उन्हें लगता है कि इसे ठंड लग रही है, पैर नहीं, चप्पल भी नहीं है, जूते भी नहीं है। वो अपनी एक जोड़ी जूता जो है उनके पास था, वो निकाल कर वो जूता उस भिखारी को दे देते हैं और कहते हैं पहन लो। वो जैकेट चुपचाप खामोशी से पहन लेता है, जूते भी पहन लेता है, शायद ठंड उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी।
ये देने के बाद दोनों को थोड़ा दिली सुकून होता है, लगता है कि चलो उन्होंने किसी की मदद की। पर फिर अचानक लगता है कि ये शख्स है कौन। एक दोनों पुलिस वाले मन में एक जिज्ञासा थी, उन्होंने कहा इससे बात करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने इससे बातचीत शुरू की। बातचीत शुरू करने के बाद वो भुरभुराई हुई आवाज़ में अपने बारे में छोटे छोटे शब्दों में जवाब दे रहा है। फिर धीरे धीरे करके अचानक जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें कुछ याद है, उस शख्स ने जैसे ही अपना नाम बताया, दोनों डीएसपी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि ये नाम उनके बेहद करीब था और अब वो चेहरा भी उनके लिए जाना पहचाना सा नज़र आने लगा, जो अब तक दाढ़ी और बेतरतीब बढ़े हुए बाल और गंदगी ने थोड़ा सा असली चेहरे को छुपा रखा था। उस शख्स ने बताया कि मेरा नाम मनीष मिश्रा है। अचानक रत्नेश डीएसपी को याद आया कि मनीष मिश्रा उनका एक दोस्त हुआ करता था और उसकी शक्ल हूबहू इससे मिल रही है। आवाज़ बेशक इस वक्त भी भुरभुरा रही है, थोड़ी सी भरभराई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उस आवाज़ को भी वो पहचान गए और उनके कानों में वो आवाज़ जब गूंजी तो सालों पहले की वो आवाज़, वो चेहरा उनकी आंखों के सामने तैर गया। पता चला मनीष मिश्रा वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि डीएसपी रत्नेश का पुराना दोस्त है। सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि वो एक पुलिस अफसर है। एक पुलिस अफसर रात को ठंड में ठिठुर रहा है, कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, उसकी ये हालत क्यों है, कैसे है। जब ये सच्चाई सामने आई तो पूरी कहानी सामने आई। रत्नेश को लगा कि अरे हमारे साथ का मेरा दोस्त एक पुलिस अफसर इस हाल में, उनके आंसू भी निकल आए। उसके बाद उन्होंने उससे कहा कि चलो मेरे साथ घर चलो, लेकिन उसने घर जाने से साफ मना कर दिया। बड़ी कोशिश की, बड़ी मिन्नत की, वो घर जाने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने फ़ोन किया और उस इलाके के एक जो सामाजिक सेवा और इस तरीके के काम करते हैं एनजीओज़, उनमें से कोई एक जानने वाला था। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी कहानी, एक शख्स है मेरे साथ जाने को राज़ी नहीं है, वरना तो मैं अपने घर ले जाता, लेकिन आप सुनिश्चित करें कि इसे भी ले जाए और इसका ठीक से देखभाल और इलाज करें, बाकी मैं इसके बारे में और डिटेल में देता हूँ। फ़ोन करते ही वो एनजीओ की टीम वहाँ पहुँचती है और डीएसपी के सामने उस शख्स को उठाकर गाड़ी में ले जाती है अपने जो उनका अपना जगह थी उनकी। इसके बाद अगले दिन फिर डीएसपी पहुंचते हैं उसका हालचाल जानने के लिए और अब उसका इलाज चल रहा है। अब वो शायद थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन कितना अभी बताया नहीं जा सकता। कुल मिला के इसके बाद जो कहानी सामने आई वो कहानी ये थी कि ये वो डीएसपी जो जिन्होंने ढूंढा, जिसे वो शख्स एमपी का एक पुलिस अफसर था और 15 साल से पिछले लापता था। आखिरी बार 2005 में वो दतिया में पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हुआ करता था, इंस्पेक्टर था, और उसी दतिया पुलिस स्टेशन में बतौर इंस्पेक्टर काम करते हुए एक रोज़ अचानक वो गायब हो गया और फिर कभी ड्यूटी पर नहीं आया। 15 साल से लापता था। इसके बाद उसकी कहानी तलाशी गई तो पूरी कहानी यूँ थी कि रत्नेश और ये मिश्रा, ये दोनों एक साथ इन्होंने पढ़ाई की, पुलिस की ट्रेनिंग ली और दोनों 1999 में एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर बहाल हुए। 99 से लेकर 2005 तक ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे। मनीष मिश्रा और रत्नेश, अलग अलग थानों में इनकी पोस्टिंग होती रही। इस दौरान में शादी वादी भी हो गई, मनीष की भी शादी हो गई। करीब 6 साल की पुलिस सर्विस के बाद 2005 में जब मनीष मिश्रा की पोस्टिंग दतिया पुलिस स्टेशन में हुई, उसके बाद अचानक मनीष की दिमागी हालत कुछ बिगड़ने लगी। धीरे धीरे घर वालों को भी इस बात का एहसास हुआ। उन्होंने काफ़ी इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पर इलाज जारी था। इसी दौरान वक्त बीतता है और एक रोज़ मनीष अचानक घर से गायब हो जाता है। घर वाले उसे ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलता, और वो गायब होने के बाद उसकी हालत दिमागी ऐसी थी कि उसे अपने हुलिये, अपने कपड़े, अपने बाल, अपने दाढ़ी, इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं थी और वह इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है और भीख मांग कर जो मिल जाता वो खा लेता, जो कोई पहनने के लिए दे देता वो पहन लेता, कहीं किसी नलके के किनारे कभी होश आता तो नहा लेता। और ये करीब 14-15 साल उसने इसी हालत में, बल्कि 15 साल नहीं, उसमें से 5 साल घर वालों ने और बाकी लोगों ने इलाज भी कराया। आखिरी के 10 साल वो इसी तरीके से एक गुमनाम ज़िंदगी जीता रहा, एक भिखारी के तौर पर। इस दौरान में उसकी दिमागी हालत जब ख़राब हुई तो और भी कई चीज़ें उसके ऊपर गम के पहाड़ टूटे। जो पत्नी थी
पत्नी ने पीछा छुड़ा लिया, तलाक ले लिया। एक दिमागी रूप से जो परेशान शख्स उसके साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकते, तो उन्होंने डिवोर्स की अर्ज़ी दी और वो तलाक ले चुकी। किसी जुडिशियल डिपार्टमेंट में वो अभी अफसर हैं, काम करती है। इनके जो पूरा ख़ानदान है अफसरों से भरा हुआ था। मनीष मिश्रा का चाचा, पिता दोनों एसपी और एसएसपी रिटायर हुए। एक भाई अभी भी पुलिस में है और कहीं थानेदार है। एक बहन है जो एम्बेसी में जॉब करती है दिल्ली में। तो पढ़ा लिखा परिवार, अफसरों का परिवार, और उसी में से एक ऐसा इंस्पेक्टर जो 10 साल से एक भिखारी की ज़िंदगी जी रहा है और उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं। और आखिर में उसी का एक दोस्त, एक डीएसपी रात को नज़र पड़ती है, वो उसे देखता है, मदद के लिए जाता है, लेकिन जब बातचीत होती है तो पता चलता है ये तो अपना दोस्त है। तो आखिरकार 15 साल के बाद एक गुमशुदा पुलिस अफसर यूँ मिलता है, इस हाल में मिलता है। उस सामाजिक संस्था के ज़रिए मनीष मिश्रा के इलाज की कोशिश की जा रही है और ये तय किया जा रहा है कि शायद उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाए, फिर से वो वापस अपनी ज़िंदगी जी ले। और जो उसके दोस्त हैं वो कोशिश में है कि कम से कम इलाज के लिए जो बाकी सहूलियत और चीज़ों की ज़रूरत है उसमें कहीं कोई कमी ना आए। और इसके लिए बाकी संस्थाएं भी, संगठन भी आगे आ रही हैं और मनीष के इलाज की भी कोशिश कर रही हैं। तो एक अजीब कहानी, एक अजीब दास्तान, इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी किसी की मदद करने के लिए जब 2 हाथ आगे बढ़ते हैं तो कई चीज़ें होती हैं। अगर उस रात दोनों डीएसपी अपनी गाड़ी में जा रहे होते, सुबह से इनकी ड्यूटी थी क्योंकि मॉर्निंग में ही 7:30 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई थी, तो आप सोचिए 7:30 बजे काउंटिंग शुरू हो चुकी, उससे पहले ये लोग रात को कब सोए होंगे, सुबह कितनी जल्दी उठे होंगे, और पूरे दिन की ड्यूटी के बाद थके हारे रात को अंधेरे में वापस घर लौट रहे हैं और सड़क किनारे फुटपाथ पर एक शख्स को ठिठुरते हुए देखते हैं। इंसानियत जागती, उसके करीब जाते हैं। अगर वो उससे पूछताछ न करते, उसके पास न जाते, उसकी मदद न करते, तो शायद मनीष मिश्रा का सच हमारे सामने ना होता। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी, कहीं भी अगर आपको लगे कि किसी की मदद करनी चाहिए तो दोबारा सोचना नहीं चाहिए, सीधे सीधे बढ़कर मदद ज़रूर करनी चाहिए। क्या पता कब कहाँ किसका भला हो जाए। दुआ यही है कि मनीष मिश्रा की हालत सुधर जाए, वो फिर से एक आम इंसानों की तरह ज़िंदगी जिए। ये कहानी हमें कई सारे सबक देती है, लेकिन मैंने शुरू में आपसे कहा कि इस कहानी को सुनते ही मेरे सामने 20-30 बल्कि 20-25 साल और भी बल्कि पहले, मैं उस वक्त स्कूल में था, बहुत छोटा था, एक कहानी इसी तरह के सामने आई थी। एक शख्स जिसकी उम्र उस वक्त मुश्किल से होगी 14-15 साल, 2 भाई एक बहन, घर में माँ बाप किसी वजह से कुछ डांटते हैं एक दिन और वो घर छोड़कर गुस्से में चला जाता है। 13-14 साल की उम्र थी। उसके बाद वो लौट कर नहीं आता, उसे बहुत ढूंढा जाता है। वो माँ हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा अक़ीदत या धार्मिक स्थल हो जहाँ न गई हो अपने उस बेटे की खोज खबर के लिए। एक आस्था, एक अक़ीदत थी कि शायद इस जगह पर जाकर यहाँ मन्नत पूरी हो जाए, यहाँ पे ये हो जाए और बेटा लौट आए। और उस बेटे से बहुत प्यार करती थी क्योंकि बड़ा बेटा था। सालों बीत गए लेकिन उस बच्चे का कोई पता नहीं चला। दरगाहें और बाकी ऐसी चीज़ें कम पड़ गईं, हर जगह आप 2 बार 3 बार हो गई, लेकिन कोई पता नहीं चला, बेटा नहीं मिला। करीब 25 साल गुजर गए, 20 से 25 साल। एक रोज़ एक शख्स पुरानी दिल्ली में घूम रहे थे। घूमते घूमते अचानक उन्होंने एक रिक्शा पकड़ी और रिक्शे में बैठ गए। रिक्शे वाले से कहा कि चलो वहाँ तक चलना है। थोड़ी देर के बाद अचानक उन्हें लगा कि इस रिक्शे वाले का चेहरा जो है, इसकी झलक कुछ कहीं मिलती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ मिलती है, क्योंकि यहाँ तक वो सोच गई ही नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता मेरा नाम प्रकाश है। बात आई गई हो जाती है। वो रिक्शे से उतरते हैं, लेकिन फिर उनके अंदर से एक आवाज़ आती है कि इसका चेहरा कहीं देखा है। कहाँ देखा है नहीं मालूम, लेकिन देखा है। हालांकि 20-25 साल गुजर चुके थे, लेकिन याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। उन्हें डाउट हुआ। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा अपना पूरा नाम बताओ। फिर उसने बोला प्रकाश। फिर उन्होंने पूछा तुम कहाँ, ये रिक्शा किसकी है? वो बताते हैं, वो कहते हैं चलो मेरे साथ। वो उस रिक्शे वाले तक पहुँचते हैं, पूछते हैं ये कौन है? बताया प्रकाश। कहाँ से? रिक्शा जो ओनर था, जिसकी करीब 50-100 रिक्शा चला करती थी, वो कुछ चीज़ें बताता है। उन्हें डाउट होता है। फिर वो उसे धमकाते हैं कि देखो मैं ये हूँ,
सच बताओ नहीं तो तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हो जाएगा। आखिर में वो रिक्शा वाला डर जाता है, उसके बाद वो बताता है कि करीब 20-25 साल पहले एक लड़का आया था मेरे पास, ऐसे ही भटक रहा था, भूखा था, हमने खाना दिया, उसने कहा कोई काम है, फिर धीरे धीरे हमने उसको रखा और उसने धीरे धीरे फिर रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। फैमिली के बारे में कभी कुछ बताया नहीं, लेकिन जो उसने अपना एक नाम बताया था उस वक्त, वो बताया था आफताब। बस इतना ही जानता हूँ और इसके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता। जब ये नाम सुना तो जिनको ये शक हुआ था, उनकी आंखों के आगे एक अचानक अंधेरा सा भी छा गया, खुशी भी छलकी, क्योंकि आफताब वही लड़का था जो 13-14 साल की उम्र में घर से भागा था और अगले 20 साल तक वो पुरानी दिल्ली में रहा और रिक्शा चलाता रहा। और एक दिन उसी के रिक्शे पे बैठने के बाद सिर्फ एक झलक से उन्होंने पहचान लिया, वो उनके ख़ास रिश्तेदार थे। इसके बाद फिर उन्होंने उससे पूछा कि अब बताओ सच। फिर उस प्रकाश ने बताया कि हाँ, मेरा नाम आफताब है, मैं यहाँ का रहने वाला था, ऐसे से हुआ था। फिर उसने अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सबके नाम बताए और वो वही लड़का था। इसके बाद वो उससे पहले, क्योंकि खुशी बहुत बड़ी थी, वो माँ जो बरसों से एक जगह से दूसरी जगह भटक रही थी, लगभग जिसने अब आस और उम्मीद छोड़ दी थी, उसके सामने अब उसका बेटा लौटने वाला था। लेकिन हालात ऐसे थे कि वो बेटा रिक्शा चला रहा था। अब ये भी था कि ये पता नहीं चलना चाहिए ख़ानदान को कि एक ऐसे घर का लड़का और यहाँ रिक्शा चला रहा है। वो उसे शॉप ले गए, बार्बर शॉप, वहाँ बाल वाल बनवाया, शेव बनवाया, नहलाया धुलाया, मार्केट ले गए, उसके लिए नए कपड़े ख़रीदे, बिल्कुल उसे सजा संवार कर फिर वो घर लेकर आते हैं।